गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेचुरल सिलेक्शन को, है ना, और उसमें एग्जाम्पल दे करके देखा था इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडाप्टिव रेडिएशन। ओके, जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन। ओके, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एडाप्टिव रेडिएशन। तो एडाप्टिव रेडिएशन है क्या, है ना? हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि एडाप्टिव रेडिएशन बोलेंगे किसको, तो हम लोग बोलते हैं इट इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म, देखिए इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस इन विच organism diversify rapidly, from common ancestor species, species। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या कि अगर कोई एक स्पीसीज है और उस स्पीसीज से डाइवर्सिफाई होकर के बहुत सारे स्पीसीज बने, मतलब किसी कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट स्पीसीज का जन्म लेना, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एडाप्टिव रेडिएशन। स्पीसीज इनटू मेनी टाइप्स ऑफ एंसेस्ट्रल स्पीसीज इनटू many type of ancestral species। many type of ancestral species। हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एडाप्टिव रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिफाई होता है रैपिडली। ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें वेरिएशन होगा, चारों तरफ फैलेगा बहुत तेज़ी से, और ये जो फैलेगा एक कॉमन एंसेस्टर से, है ना, एक कॉमन एंसेस्टर, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एक कॉमन एंसेस्टर से जो है वो बहुत सारे स्पीसीज का डेवलपमेंट होना ही कहलाएगा क्या? एडाप्टिव रेडिएशन। ठीक है, एंसेस्ट्रल स्पीसीज, है ना। तो यहाँ पे जो है ये स्पीसीज जो होगा वो न्यू स्पीसीज होगा, हम लोग बोल सकते हैं न्यू फॉर्म। चलिए, एंसेस्ट्रल स्पीसीज, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि दिस डिपेंड ऑन चेंज इन इन्वायरमेंट, दिस डिपेंड ऑन चेंज इन इन्वायरमेंट। ये जो है, जो नए स्पीसीज, एंसेस्ट्रल स्पीसीज आ रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? तो चेंज इन इन्वायरमेंट पे, है ना। हम लोग देखते हैं अगर चेंज करता है इन्वायरमेंट, तो चेंज जैसे ही चेंज करेगा क्या इन्वायरमेंट, ये नए चैलेंजेज को लेकर के आता है। जैसे ही इन्वायरमेंट हमारा चेंज किया, जैसे अभी मान लीजिए कि हमारा ही इन्वायरमेंट चेंज कर जाए, तो हम लोग क्या चेंजिंग इन्वायरमेंट में इसी तरह से सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, हम लोगों को भी अपने आप में चेंजेस लाना पड़ेगा, है ना। और हो सकता है कि वो चेंजेस जो हम लोग अपने आप में लाए वो अगर परमानेंट हो जाए तो हम लोग भी क्या हुए? एवोल्यूशन, यानी हमारे नेक्स्ट जनरेशन में भी वो चेंजेस आते जाए और उसके हर एक जनरेशन में वो चेंजेस आ जाए तो एवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो एडाप्टिव रेडिएशन में इसी चीज़ को, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि चेंज इन इन्वायरमेंट क्रिएट्स न्यू चैलेंजेज, है ना। हम लोग देखते हैं क्या कि चेंज
इन इन्वायरमेंट, चेंज इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में चेंज जो है वो क्या करता है, क्रिएट्स न्यू, ये जो है क्रिएट्स करता है न्यू चैलेंजेज, ये क्या क्रिएट करता है, न्यू चैलेंजेज, न्यू चैलेंजेज, ठीक है। चेंज इन एनवायरनमेंट क्रिएट्स न्यू चैलेंजेज, ठीक है। अब क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू रिसोर्सेस, ये भी क्या, दूसरा क्या, तो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू रिसोर्सेस, अवेलेबिलिटी of new resources, of new resources, ठीक है। और क्या, न्यू इन्वायरमेंटल नीचे, न्यू इन्वायरमेंटल नीचे, ठीक है। ये चीज़ लेकर के आता है। अगर हम लोग देखें कि इन्वायरमेंट में अगर चेंजेज हुआ, ठीक है, तो ये क्या चेंजेज लेकर के आता है, चेंज इन इन्वायरमेंट क्रिएट्स न्यू चैलेंजेज, नए चैलेंजेस को लेकर के आएगा। एबिलिटी ऑफ न्यू रिसोर्सेस को जनरेट करेगा और न्यू इन्वायरमेंटल नीचे को लेकर के आएगा। अब ये सब कैसे होता है, ये चेंजेस जब चेंज होगा इन्वायरमेंट तो होगा। तो ये तो समझ में आता है कि चेंज इन इन्वायरमेंट क्रिएट्स न्यू चैलेंजेस, नए नए चैलेंजेस आएंगे, है ना। अगर मान लीजिए अभी यहाँ पे तीनों सीजन आ रहे हैं, ठंड भी आ रही, गर्मी भी आ रही, बरसात भी आ रही है। अगर ऐसा हो जाए कि सिर्फ ठंड ही आए तो नई चैलेंजेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, है ना। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू रिसोर्सेस, अगर जो है वो इन्वायरमेंट चेंज करेगा, है ना, तो नए चैलेंजेस आएंगे, हम लोगों को नए रिसोर्स ढूंढने पड़ेंगे, है ना, या फिर नए रिसोर्स की उत्पत्ति भी हो सकती है। और अगर इन्वायरमेंट जो है चेंज कर रहा है तो नीचे क्या होता है, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जहाँ पे वो सरवाइव करता है ना। जैसे एक इकोसिस्टम में भी एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, एक स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो एक तालाब, और तालाब में आप देखते होंगे कि किनारे में कुछ इंसेक्ट पाए जाते हैं, वो बीच में नहीं मिलते हैं, या बीच में जो ऑर्गेनिज्म है वो किनारे नहीं मिलता है। तो किनारे का वो ऑर्गेनिज्म जो बीच में नहीं मिल रहा है, यानी उसका नीचे वो किनारा हो गया। बड़ी मछली बीच में गहराई में ज़्यादा रहती है तो वो उसका नीचे हो गया, है ना, वो किनारे नहीं आएगी। और नीचे स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे वो अपने आप को सिक्योर फील करता है ना, जहाँ पे उसको सेफ्टिक, अपने आप को सेफ महसूस करता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नीचे। तो ये सब जो है वो अगर इन्वायरमेंट चेंज करेगा तो ये सब जो है जनरेट करेगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो डार्विन जो है वो एक्सपेरिमेंट जो किए थे उसमें फिंच को जो उन्होंने देखा था, उसमें इस चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि डार्विन जो है वो देखा था कि फिंच एक ऐसी चिड़िया है ना, जिसका उत्पत्ति किसी एक से लेकिन अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने के कारण उस फिंच में हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या देखा था कि फिंच में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज पाया गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल जो है वो क्या है, तो एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेज। डार्विन फिंचेज, ठीक है, डार्विन का फिंच। हम लोग देखते हैं 15 स्पीसीज ऑन ग्लापागोज आइलैंड, है ना। इसमें डार्विन का जो फिंच एक्चुअल में
डार्विन का एक्सपेरिमेंट जो है फिंच बर्ड पे था, तो फिंच बर्ड को हम लोग बोलने लगे क्या, डार्विन फिंच। हम लोग देखते हैं क्या कि 15 स्पीसीज, कितना स्पीसीज, 15 स्पीसीज जो है वो देखा गया था कहाँ पे, ग्लापागोज आइलैंड पे, है ना। 15 स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज ऑन ग्लापागोज आइलैंड, ऑन ग्लापागोज आइलैंड। आइलैंड कितना स्पीसीज देखा गया था, 15 स्पीसीज जो है वो ग्लापागोज आइलैंड पे देखा गया था, ठीक है। डार्विन जो है वो स्टडी किया था, है ना, फिंच पे, और उन्होंने देखा था कि 15 स्पीसीज वहाँ पे है। और ये जो है एडप्टेड फॉर स्पेशलाइज्ड फीडिंग हैबिटाट, और ये जो था एडप्टेड फॉर स्पेशलाइज्ड, है ना, स्पेशलाइज्ड फीडिंग हैबिटाट, फीडिंग बिहेवियर या फीडिंग बिहेवियर, स्पेशलाइज्ड फीडिंग बिहेवियर, ठीक है। सबका बिहेवियर जो था वो क्या था, स्पेशल। किसका बिहेवियर, तो खाना का बिहेवियर। जैसे उन्होंने जो देखा था वो कुछ फिंच ऐसे थी जो इंसेक्ट को खाता था, कुछ फ्रूट ईटर था, तो ये सब उसके फीडिंग बिहेवियर के अनुसार उन्होंने 15 तरह के फिंच को ऑब्जर्व किया था ग्लापागोज आइलैंड पे, और सारा फिंच किसी एक कॉमन एंसेस्टर से डेवलप किया था। तो इसी को बोलते क्या, एडप्टिव रेडिएशन। जैसे एक एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का, तो हम लोग जो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का अगर एग्जांपल देखें तो हम लोग देखते हैं क्या कि मार्सुपियल में भी रेडिएशन देखा गया था, और एक कॉमन मार्सुपियल से जो है वो कई तरह के जो मार्सुपियल्स जनरेट किए, है ना। क्योंकि मार्सुपियल किसको बोलते हैं, तो जो ऐसे मैमल्स जिसके एब्डोमेन में पाउच प्रेजेंट हो, या पाउच बेरिंग मैमल्स, मार्सुपियल, है ना। मार्सुपियल किसको बोलते हैं, तो पाउच बेरिंग मैमल्स को। और इसमें हम लोग देखें क्या, रेडिएशन। तो मार्सुपियल रेडिएशन में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो है, एक ही मार्सुपियल से, पाउच बेरिंग मैमल से कई तरह के जो है वो मार्सुपियल जनरेट किए, ठीक है। एक कॉमन मार्सुपियल से कई तरह के मार्सुपियल जो है जनरेट किए। जैसे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला है मार्सुपियल्स मोल, है ना। हम लोग क्या देखते हैं, मार्सुपियल्स मोल, ठीक है, एक स्पीसीज हो गया। उसके बाद देखते हैं कोयला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उल्फ, तस्मानियन उल्फ, ठीक है। सबका ऑरिजिन जो है वो क्या है, कॉमन एंसेस्टर है, क्या है। उसके बाद टाइगर बैट, टाइगर कैट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, बैंडेड एंट ईटर, बैंडेड एंट ईटर, ठीक है। तो मतलब कॉमन मार्सुपियल्स है, और इसी से बहुत सारे जो है स्पीसीज डेवलप किए। जैसे हम लोग देखते हैं वॉम्बैट, जैसे देखते हैं कंगारू, ठीक है।
कंगारू। उसके बाद देखते हैं हम लोग मार्सुपियल रैट, मार्सुपियल रैट। सारे स्पीशीज की उत्पत्ति जो है वो किससे हुआ, एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। यानी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो है, इन सारे स्पीशीज, जितने भी स्पीशीज हम लोग देख रहे हैं, सब जो है सबका क्या है, कॉमन एंसेस्टर है। तो एक स्पीशीज से क्या हुआ, चारों दिशा में डिफरेंट वे में डिफरेंट स्पीशीज आया, दैट इज कॉल्ड एडाप्टिव रेडिएशन। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एडाप्टिव रेडिएशन। ओके, तो ये आपका एडाप्टिव रेडिएशन हुआ। ओके, अब हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट, वो एडाप्टिव रेडिएशन के बाद जो है वो क्या है, तो एडाप्टिव रेडिएशन के बाद हम लोग देखेंगे हार्डी-विम्बर प्रिंसिपल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, एडाप्टिव रेडिएशन के बाद हार्डी-विम्बर प्रिंसिपल। सबसे पहले तो इसमें आप ये जानो कि हार्डी और विम्बर दो अलग अलग लोग थे, ठीक है, और उन्होंने भी जो है वो एवोल्यूशन को लेकर के थ्योरी दिया था। तो हम लोग का टॉपिक जो होगा वो होगा हार्डी-विम्बर्ग। हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। तो हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल क्या है, अगर हम लोग देखें कि हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल, द जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन, है ना। हम लोग देखते हैं क्या, द जेनेटिक वेरिएशन in a population, the genetic variation in a population will remain constant from one generation to next generation, from one generation to next generation, from one generation to next generation, in the absence of disturbing factor, डिस्टर्बिंग फैक्टर्स, ठीक है। अब देख रहा हूँ हार्डी-विम्बर प्रिंसिपल क्या बताता है कि द जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, यानी कि इनका कहना था कि वेरिएशन जो हो गया है वो क्या रह सकता है, कांस्टेंट रह सकता है। जेनेटिक वेरिएशन जो है किसी भी पॉपुलेशन का वो कांस्टेंट रह सकता है जनरेशन टू जनरेशन, है ना। कब, इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्टर्बिंग, इन द absence ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर, जब तक कोई फैक्टर आकर के डिस्टर्ब ना करे, तो ये जो फैक्टर, ये जो वेरिएशन होता है एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में, ये बिल्कुल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक वर्ड में अगर बोले तो हार्डी-विम्बर प्रिंसिपल डिफाइन करता है नो एवोल्यूशन, कि क्या करे कि वेरिएशन ना हो, क्या करे कि एवोल्यूशन ना हो, इसके बारे में ये बताता है। और इन्होंने बोला कि एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन इज स्टेबल एंड इज कांस्टेंट। इन्होंने बोला एलील फ्रीक्वेंसी in a population
in a population, allele frequency in a population is stable and is constant, and is stable and is कांस्टेंट। एलील का फ्रीक्वेंसी है किसी भी पॉपुलेशन में वो स्टेबल या फिर कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि एलील का फ्रीक्वेंसी जब चेंजेज ही नहीं हो रहा है ना, जब पॉपुलेशन में जो है वो वेरिएशन की बात कर ही नहीं रहे, तो एलील का फ्रीक्वेंसी भी जो होगा वो क्या होगा, कहाँ से चेंज करेगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इनका जो सेकेंड लाइन था वो यही था कि एलील का फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन में जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इन्होंने बोला द जीन पूल जीन पूल। और जीन पूल क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो आप देखो जीन पूल जो दो जनरेशन को जोड़ने का काम करे है ना, उसी को बोलते हैं क्या, जीन पूल। दैट इज total gene and their allele in a population, that is the total gene and their allele in a population, the total gene and their allele in a population remains constant, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। द जीन पूल, और क्या, जीन पूल के साथ जीन और उसके एलील किसी भी पॉपुलेशन में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो क्या देख रहे थे, जीन पूल एंड जीन एंड देयर एलील इन ए पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जीन पूल किसको, जो दो जनरेशन को जोड़ने के लिए जो जीन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कुछ जीन जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इनहेरिट करता है, ट्रांसफर करता है ना, तो उसी को बोलते हैं जीन पूल। और टोटल जीन एंड देयर एलील इन ए पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, है ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, दोनों साइड इक्वल होना, यानी कि पेरेंट में भी और ऑफस्प्रिंग में भी। जब वेरिएशन होगा ही नहीं, है ना, तो क्या होगा, दोनों साइड ये कांस्टेंट ही होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, कि सम टोटल ऑफ ऑल द एलील फ्रीक्वेंसी इज 1, सम टोटल of all the allele frequency, है ना, सम टोटल ऑफ ऑल एलील फ्रीक्वेंसी इन फ्रीक्वेंसी एज 1, कितना होगा, एज 1। जब कांस्टेंट होगा तो इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हार्डी-वेबर प्रिंसिपल डिफाइन करता है। हार्डी-वेबर प्रिंसिपल किसके बारे में बात करता है, नो वेरिएशन के बारे में बात करता है, कि पॉपुलेशन जो है वो जनरेशन टू जनरेशन सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रह सकता है, कब, जब कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई चेंजेज नहीं आएगा। इन्होंने बोला कि एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन इज स्टेबल एंड कांस्टेंट, जीन पूल और टोटल जीन और देयर एलील अगर
कांस्टेंट रहता है ना, पेरेंट में और ऑफस्प्रिंग में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसी चीज़ को उन्होंने जो एग्जाम्पल के तौर पे भी, एग्जाम्पल दे करके भी समझाया था। ठीक है, किसने, तो हार्डी और प्रिंस विमबर्ग ने, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ऐसा भी नहीं है कि दोनों एक ही है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, हार्डी और विमबर्ग दोनों क्या एक है या अलग अलग है, तो दोनों क्या हैं, अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने एक इक्वेशन भी दिया था, और उस इक्वेशन के आधार पे जो है वो उन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया था कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। इन्होंने जो दिया वो क्या दिया, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसके जगह पे क्या, तो हम लोग देखते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इनका इक्वेशन दिया हुआ था। ठीक है, किनका, हार्डी विमबर्ग का, जो कहना था कि पॉपुलेशन में जो है वो जो एलील होगा वो उस सब जो है सम कांस्टेंट जो है वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो उन्होंने इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी उसको p और q से डिनोट किया था, है ना। अगर p को उन्होंने जो है एलील a माना और q को एलील स्मॉल a माना था। ठीक है, और हम लोग देखते हैं क्या कि अगर एलील हमेशा पेयर में होता है तो उसको p स्क्वायर से डिनोट किया। ठीक है, तो स्मॉल a रहा तो उसको q स्क्वायर से डिनोट किया, और जब इन्होंने देखा कि ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, 1, तो इन्होंने इसको जो है वो एक्सप्रेस करके दिखाया था। तो इसको हम लोग जो है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप ये जान लो कि हार्डी और विमबर्ग दो अलग अलग साइंटिस्ट जिन्होंने कैसे एवोल्यूशन ना हो इसके बारे में डिफाइन किया। ठीक है, कि हम लोग जो है वो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख सकते हैं, हम लोग जो है वो पॉपुलेशन को कांस्टेंट रख सकते हैं, है ना, उसमें एवोल्यूशन नहीं भी हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो सीधा इनका कहना था कि जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, जैसे कौन कौन डिस्टर्ब करता है, तो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस, प्रेशर, है ना, म्यूटेशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल चेंजेज, ये सब जो है वो अगर हम लोग जीरो कर दें, जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन जो है वो हमारा जो एलील है पॉपुलेशन में, जो एलील है जीन है वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को डिफाइन किया था हार्डी विमबर्ग ने। हम लोग और इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ये इक्वेशन को भी एक एक करके समझेंगे, है ना, क्या बोलता है इक्वेशन इस चीज़ को। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।